सारंग गुरु के इस डिजिटल क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी। आज केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है और प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, प्रीवियस जो क्लास था, पिछले क्लास में उसमें हमने आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताई। एक फर्स्ट चैप्टर हम अभी एक्सप्लेन कर जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ये फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन हो रहा है अभी। अब इस केमिकल रिएक्शन में दो पॉइंट हमने अभी तक एक्सप्लेन कर दिया है। पहला, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, और दूसरा केमिकल इक्वेशन क्या है। ये केमिकल इक्वेशन को भी हमने पिछले क्लास में इस बात को समझाया। अब हम आज के क्लास में जो एक्सप्लेनेशन होगा वह एक्सप्लेनेशन होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आज जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वह है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रसायन विज्ञान के लिए। तो मुख्य रूप से जो आपके 10th के सिलेबस के अनुसार ये 5 टाइप के रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और वहां से आपको प्रश्न होता है। पहला जो रासायनिक अभिक्रिया है, पहला जो प्रकार है वह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में बोलेंगे इसको संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। हिंदी और भी नाम हो सकता है इसका, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा जो प्रकार है उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कहीं कहीं पर अपघटन भी लिखा होगा, अपघटन अभिक्रिया, या वियोजन अभिक्रिया भी लिखा होगा, वियोजन अभिक्रिया, ठीक। तीसरा जो प्रकार है वह है एकल विस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम कहते हैं एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा जो है वह है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट और अंतिम है वह है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि ये 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं आपके सिलेबस के अनुसार। और ये पांचों जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड के एग्जाम में यहां से प्रश्न उठते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक एक करके हम
इन सारी रासायनिक अभिक्रियाओं का एक्सप्लेनेशन करेंगे, बट ये जो दो रासायनिक अभिक्रिया है इस पर हम विशेष फोकस करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ये दो विशेष महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसका दूसरा नाम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं। प्रिसिपिटेशन हिंदी में बोले तो अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी ये तीन जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इस पर विशेष आपको फोकस करना है। डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, डिफिनीशन तो बिल्कुल आसान होते हैं, एग्जाम्पल्स पर आपको विशेष रूप से फोकस देना है और कंसेप्ट को समझना है कि ये होता क्या है, और ग्रांटेड सवाल है, यहां से क्वेश्चंस आपको होते हैं। चलिए अब एक एक करके यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो आपको हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया वह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। वर्ड से ही आपको लग रहा है संयोग करना, मिलना, यानी आप कह सकते हो कि जब दो अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जब दो अभिकारक आपस में मिलकर, या यूं कहें कि दो पदार्थ आपस में मिलकर, या तीसरे शब्दों में कहा जाए कि जब दो अणु या यौगिक आपस में मिलकर एक नए अणु या नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोग करना मतलब मिलना, कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना। तो कह सकते हो कि जब दो यौगिक या दो अणु आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, नए अणु का निर्माण करते हैं, तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या दो पदार्थ में आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में कंबाइन किया तो यह अमोनिया गैस बना। यानी यहां पर आप क्या देख रहे थे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दो मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो जब दो मिलकर के एक बन जाए उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हम कार्बन को जलाते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। यहां पर क्या हो रहा है, संयोजन। तो जब दो अभिकारक आपस में मिलकर के एक नए उत्पाद बनाते हैं, जब दो अभिकारक, इसको आप अभिकारक कहते हो, रिएक्टेंट कहते हो, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, और यह उत्पाद है, यह उत्पाद है। तो जब दो अभिकारक आपस में मिलकर संयोजित होकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट जो है मेरा वह है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, VVIP है, बहुत महत्वपूर्ण है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हिंदी में इसको बोले तो वियोजन भी कह सकते हो,
वियोजन या अपघटन अपघटन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए, ए डिकम्पोजिशन जो होता है वह कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। डिकम्पोजिशन जो होता है वह कॉम्बिनेशन के बिल्कुल विपरीत होता है। यहां पर डिकम्पोज करना मतलब टूटना, अलग अलग हो जाना, अलग अलग हो जाना। डिकम्पोज कर जाना मतलब टूट जाना, विघटित हो जाना, इसलिए इसको अपघटन या वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। डिकम्पोज कर जाना यानी संयोजन अभिक्रिया में जो दो मिलकर के एक हुए थे वह एक पुनः दो में अलग अलग हो जाए तो उसको हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। यानी जब कोई एक यौगिक टूट करके अलग अलग नए यौगिक में विभक्त हो जाता है, जब कोई एक यौगिक या जब कोई एक अभिकारक टूट टूट करके नए उत्पाद बनाता है, टूट करके नए उत्पाद बनाता है, ब्रेक करके नए उत्पाद बनाता है, तो इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कह सकते हो कि जब कोई एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक नए उत्पाद बनाता है तो इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है जब कोई, तो इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब जरा देखिए अपघटन अभिक्रिया, तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अभिकारक यदि अपघटन होना चाहता है, बात को जरा ध्यान से समझिएगा, तो उसको टूटने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। कोई भी दुनिया का स्टेबल वस्तु है, यदि आप उसको तोड़ना चाहते हो तो वहां पर आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तब वह टूटेगा। एक सिंपल सा उदाहरण आपको बता रहे हैं, ये मार्कर हम लिए और ये मार्कर को हम यदि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं, बात को जरा समझिएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं और हम ये कहे अपने जुबान से बोल दे कि ये मार्कर तुम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा, तो क्या यह टूटेगा? क्या यह टूटेगा मार्कर? आपका जवाब होगा नहीं। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, इस पर हम बल लगाएंगे, ऊर्जा खपत होगी, तब यह क्या होगा? टूटेगा। उसी तरीके से अभिकारक को यदि आप तोड़ना चाहते हो तो उसको तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उसको तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। बिना ऊर्जा का कोई भी अभिकारक छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त नहीं होगा, वो अपघटित नहीं होगा, वह डिकम्पोज नहीं होगा। अब ये जो हम ऊर्जा देते हैं, ये ऊर्जा हम मुख्य रूप से 3 तरीके से देते हैं और उन्हीं ऊर्जा के आधार पर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं। इसलिए हमने शुरू में भी कहा कि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो अब हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन यहां से भी होता है, या किस प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन? टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
ये किस प्रकार का डिकम्पोजिशन? तो सबसे पहला है, हम ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी का उपयोग करते हैं। उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, वह टूट जाता है। उष्मा जो देते हैं उसको गर्म करते हैं, तो वो जो उष्मा ऊर्जा है, हीट एनर्जी है, तो हीट को अंग्रेजी में हम थर्म भी कहते हैं। तो यदि किसी चीज को आप गर्म कर रहे हो, डायरेक्ट हीट ऊर्जा उसको दे रहे हो, उष्मा ऊर्जा दे रहे हो, इसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको आप बोलते हो थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में आप क्या करते हो? हीट एनर्जी का यूज किया जाता है। हीट एनर्जी का यूज किया जाता है। हीट एनर्जी का उपयोग करते हो। हीट एनर्जी का हीट एनर्जी का आप उपयोग करते हो। ठीक है, यानी आप ये कहो कि आप क्या करते हो? गर्म करते हो। गर्म करते, गर्म। ठीक। तो यदि हम हीट ऊर्जा, हीट एनर्जी का उपयोग, उष्मा ऊर्जा का उपयोग यदि करते हैं उसको तोड़ने के लिए, बात को जरा ध्यान समझिएगा। उष्मा ऊर्जा का यदि उपयोग हम करते हैं किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, यानी हम यदि उसको गर्म करते हैं, तो इसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। आपको क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप मार्बल भी कहते हो, संगमरमर। यदि इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म कीजिएगा, गर्म करोगे, तो यह टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्यूटलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसको डिकम्पोज होने के लिए आपको हीट देना पड़ा, गर्म करना पड़ा। ऐसे ट्रायंगल भी लिखा जाता है, इसका मतलब समझ जाना कि हीट करने का सिंबल है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आपने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना। इसको चूंकि हीट कर रहे हो, इसलिए इसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्म मतलब होता है हीट, थर्म मीन्स हीट। कहीं भी यदि आपको वर्ड लिखा रहे थर्म, तो थर्म का अर्थ होता है हीट, और हीट को हिंदी में उष्मा कहते हैं। उष्मा कहते हैं, इस बात को याद रखना। ये वर्ड आपको डेली लाइफ में भी बहुत जगह मिलेगा। थर्म, थर्मामीटर, टेम्परेचर नापने के लिए यूज करते हो, थर्मामीटर। और भी रूपा थर्मोकॉट, जाड़ा के समय में एक मोटा सा गंजी पहनते हो, थर्मोकॉट वगैरह वगैरह। थर्म शब्द आपको बहुत जगह मिलेगा। तो थर्म मतलब होता है हीट। तो इसलिए इसको चूंकि हीट दे रहे हो, गर्म कर रहे हो, इसलिए इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी गर्म करने से यदि कोई अभिकारक, एक अभिकारक अनेक उत्पाद में टूट जाता है, तो इसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट, दूसरा जो टाइप क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही हम यह पढ़ा रहे हैं। दूसरा है वह है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब कहोगे कि सर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ये क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम अभिकारक को, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। एक बात याद रखना मेरे बाबू कि ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं। साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारे रूप हैं। सोलर एनर्जी, बहुत सारे, ऊर्जा के बहुत सारे रूप। ठीक है ना? और ब्रेक करना है, डिकम्पोज करना है, तो उसमें आपको ऊर्जा लगेगी। सिंपल सी बात है। एक पत्थर है, एक ईंट है, उसको यदि तोड़ना चाहते हो, आपको ऊर्जा का खपत होगा, तभी वह टूटेगा। बिना ऊर्जा लगाए हुए टूटेगा नहीं।
तो यदि हम डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक प्रोसेस आप पढ़े होइएगा प्रीवियस क्लास में, या इसमें भी हम आगे उस चीज को बखूबी आपको बताएंगे। एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होता है इसको विद्युत अपघटन भी कहा जाता है। विद्युत अपघटन भी कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि एक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। अब सुनिए जरा इस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि यहां पर आप एक केमिकल रख देते हो, हम इन वर्ड केमिकल का या किसी मैटर को रख देते हैं, केमिकल को रख देते हैं, और यहां पर दो ठो इलेक्ट्रोड इसमें डुबो देते, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को किसी इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स से इसको जोड़ दिया जाता है। जैसे बैटरी से इसको जोड़ दिया, बैटरी से, ठीक है। जैसे बैटरी से जोड़िएगा, यहां पर एक प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद ये जो अंदर ये केमिकल रहता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसको और आसानी से हम समझाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट। अब ये क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट जो है यह टूट करके और प्रोसेस करके इस इलेक्ट्रोड पर ऐसे जमना शुरू हो जाता है। यही प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको हम और क्लियरफाई कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इसको और क्लियरफाई कर रहे हैं, ये बहुत कॉमन चीज है। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये प्रोसेस है, इसमें कहा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बदल जाता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, हमने अभी ना आपसे कहा कि एनर्जी के बहुत सारे रूप होते हैं, और एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी, ऊर्जा का तो न उत्पादन होता है न ऊर्जा खत्म होता है। ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपको क्लास 11th में पढ़ना है, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया बता देते हैं। और ये समझ लो कि ऊर्जा खत्म नहीं होता है, एक रूप से दूसरे रूप में वह परिवर्तित हो जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता ना। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है, ऊर्जा यदि खत्म हो जाए फिर कहानी ही बदल जाएगी। एक रूप से दूसरे रूप में, जैसे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब इसको आपने बैटरी से जोड़ा तो बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा यह केमिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब अभी हमने आपसे वादा किया था, इसको हम एकदम सिंपली आपको समझाएंगे। तो सिंपली ये समझ लो, इलेक्ट्रोलाइसिस का काम आजकल आप पर डे कर रहे हो, एकदम मिनटों मिनट में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को आप कर रहे हो। सर बड़ा आश्चर्य बात है, आप कह रहे हैं कि मिनटों मिनट में आप एकदम इलेक्ट्रोलाइसिस आपके जीवन का एक अंग बन चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने शुरू क्लास में ही कहा था कि ये विज्ञान क्या है। तो विज्ञान आपके प्रतिदिन जो घटनाएं घटित हो रही है उसी का तो एक्सप्लेनेशन विज्ञान है। ये विज्ञान आपके लाइफ स्टाइल को और सरल बनाता है। यदि हम अपने दैनिक का जो कार्यक्रम है उसको अच्छा से समझ लिया विज्ञान। अब कहिएगा कि सर ये इलेक्ट्रोलाइसिस हम पर डे देख कहां रहे हैं। अब सुनिए, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट उदाहरण है, बेस्ट एग्जाम्पल है, आप अपने घर में जो डोमेस्टिक बैटरी यूज करते हो ना, बैटरी, यहीं पर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। बैटरी, एक साइड का बैटरी और कौन एमरॉन का बैटरी, जो आप घर में बैटरी यूज कर रहे हो इन्वर्टर चलाने के लिए, वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है।
और जब आप इस बैटरी को, एक कॉमन वर्ड यूज करते हो कि सर बैटरी को चार्ज हम कर रहे हैं, क्या कहते हो कि बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। जब आप बैटरी को चार्ज करते हो तो क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी से इस बैटरी को जोड़ देते हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जा रही है। तो जब इस बैटरी को चार्ज कर रहे हो उस समय इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंदर केमिकल एनर्जी में बदल जाती है, और उस समय यह बैटरी कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब बिजली चली गई, इन्वर्टर घर में लगाया है, तुरंत फिर पंखा बल्ब जलने लगता है। बिजली आया कहां से, बिजली तो चली गई। पुनः उस समय क्या होता है कि इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस के तहत ये केमिकल एनर्जी स्टोर था, वह केमिकल एनर्जी पुनः किस में बदल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस वक्त यह प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और भी बेस्ट एग्जांपल, मोबाइल सबके पॉकेट में आजकल है तो शोभा बन चुका। जब मोबाइल को चार्ज करते हो तब यह है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, प्रोसेस हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब मोबाइल को आप चलाते हो उस समय हो गया वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यही है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल गया, केमिकल एनर्जी। अब कहिएगा कि गुरुजी अभी इस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को समझा दीजिए। तो जस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को आप आराम से समझिए। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हो, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हो, मान लिया कि यहां पर हमने ले लिया वाटर, ये वाटर टूटता है H+ और OH- में, यह एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, यहां पर दो आपने डाल दिया इलेक्ट्रोड और इसको जोड़ दिया इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के चलते यह डिकम्पोज कर गया। अब क्या होता है, तो एक इधर केटायन होता है, एक कैथोड इसको बोलते हो, इसको एनोड बोलते हो। आगे डिटेल हम करेंगे, उतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है। तो ये जब से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा। तो आपको मालूम है कि ऑपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, केटायन इधर जाएगा, एनायन इधर जाएगा। और कैथोड पर, आपको अब डिटेल्स हम नहीं कर रहे हैं, कैथोड पर केटायन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और एनोड पर OH- जाएगा और वहां पर ऑक्सीजन निकलेगा। यानी जब वाटर का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनेगा। वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो हाइड्रोजन गैस, और देखो तो वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ कि नहीं। लेकिन इस डिकम्पोजिशन को करने के लिए आप यूज क्या कर रहे हो, थर्मल एनर्जी नहीं, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग कर रहे हो। तो यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग आप कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एनी प्रॉब्लम? अब चलिए, एक तीसरा भी डिकम्पोजिशन होता है, उसको हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आप कहोगे कि गुरुजी ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है? मेरे प्रिय बच्चों, जहां भी आपको इंग्लिश का यह वर्ड नजर आ जाए फोटो, तो समझ लेना कि प्रकाश की बात की जा रही है, सनलाइट की बात की जा रही है, सनलाइट की बात की जा रही है, सनलाइट की बात, सूर्य की उपस्थिति, प्रकाश, सनलाइट की बात की जा रही है, सूर्य के प्रकाश की बात की। फोटोसिंथेसिस तो वर्ड पढ़ा होगा ना, उसमें भी ये फोटोसिंथेसिस, सूर्य की उपस्थिति में भोजन अपना, पौधे अपने भोजन बनाते हैं,
बायोलॉजी में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। तो फोटो मतलब हो गया सनलाइट। तो सूर्य की उपस्थिति में यदि वह डिकम्पोज कर जाए उसको हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मान लिया कि हमने AgCl या सिल्वर क्लोराइड, और इसको सनलाइट, आप डायरेक्ट लिख सकते हो सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में इसको रख दोगे, या कहीं कहीं पर HNU लिखा जाता है, HNU। ये HNU का अर्थ हो गया सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा। अरे प्रकाश, लाइट में क्या है, ऊर्जा है, प्रकाश भी क्या है, ऊर्जा है, लाइट भी एक ऊर्जा है, उससे भी डिकम्पोजिशन होगा। तो सनलाइट लिख दीजिए या HNU लिख दीजिए। तो अब ये HCl, ये AgCl, ये टूटता है Ag+Cl, तो इसको हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इस तरीके से डिकम्पोजिशन होने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ी। ऊर्जा आपको 3 रूप में मिला। गर्म करने पर यदि आप कर रहे हो तो कहोगे थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग कर रहे हो तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सूर्य की प्रकाश का यदि उपयोग कर रहे हो तोड़ने के लिए तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और ये तीनों उदाहरण आपसे प्रश्न के रूप में पूछता है, ये डिकम्पोजिशन किस प्रकार का डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब सनलाइट, सूर्य की प्रकाश। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना, आपके सुझाव का स्वागत रहेगा। तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन। अब चलिए, अब आगे 2-3 और टाइप आपको पढ़ने। तीसरा जो टाइप है, तीसरा जो प्रकार है, तीसरा प्रकार को हम थोड़ा सा दूसरे रूप में लिखते हैं, इसको C लिख देते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना, इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बाबू, अब देखो कितना आसान कंसेप्ट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, तो मान लो कि एक इसका बेस्ट एग्जांपल हम बताते हैं। यदि आप सल्फ्यूरिक अम्ल में, देखा होगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, बहुत सारे अम्ल, यदि इसमें आपने जिंक का टुकड़ा डाल दिया तो होता क्या है, यहां से जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और बन जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन हो गया। ठीक है, और क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये इसी से रिलेटेड है। डबल डिस्प्लेसमेंट जरा देख लीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस मतलब हटाना और अपने जुड़ जाना, डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे इसका एक भाग इसको हटाया, इसका भी एक भाग इसको हटाएगा। जिसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमने HCl लिया और इसका रिएक्शन NaOH के साथ कर दिया, तो अब इसके सोडियम जो है क्लोरीन से कंबाइन होगा और इसका H और इसके OH से कंबाइन होगा और ये बना देगा NaCl प्लस H2, NaCl प्लस H2। इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी का एक दूसरा नाम, इसी का एक दूसरा नाम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है। उसी को जरा देख ले, या यहां पर हम लिख देते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। दूसरे शब्दों में, इस अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन।
रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट। अब देखो प्रिसिपिटेट रिएक्शन अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि दो ठो आपको एक जलीय घोल लेना पड़ेगा, दो जलीय घोल, समझ रहे हो ना, जलीय घोल एक्वस सॉल्यूशन, और वह साल्ट का आपको एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, नमक का एक्वस सॉल्यूशन। एक हमने यहां पर घोल ले लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और इसमें यदि पोटेशियम क्लोराइड को मिला, पोटेशियम क्लोराइड का, इसका भी एक जलीय घोल और इसका भी जलीय घोल, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय, दो ठो जलीय घोल, ठीक है। अब दो जलीय घोल को यदि आपस में मिला दिया, अब मिलाने के बाद एक उत्पाद ऐसा बना जो जल में अघुलनशील है, तो जब अघुलनशील है तो निश्चित रूप से वह नीचे बैठ जाएगा। देखिए AgC सिल्वर नाइट्रेट जो है वह पानी में घुलनशील है, पोटेशियम क्लोराइड भी पानी में घुलनशील है, लेकिन यदि आप दोनों इस घोल को मिलाते हो तो मिलाने के बाद एक यहां पर कंपाउंड बनेगा AgCl और पोटेशियम नाइट्रेट KNO। यह AgCl जो है वह पानी में अघुलनशील है, अघुलनशील है। तो जब ये पानी में AgCl अघुलनशील है तो निश्चित रूप से नीचे बैठ जाएगा, प्रिसिपिटेट अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी आपसे पूछता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो आप कह सकते हो कि जब दो घुलनशील जलीय घोल को आपस में मिलाते हैं तो एक अघुलनशील उत्पाद बन जाए, एक अघुलनशील उत्पाद बन जाए और ठोस के रूप में नीचे बैठ जाए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये अघुलनशील है, इसको हम कहते हैं अवक्षेप। और एक बात हमने आपको बताई थी कि इस अवक्षेप को हम ऐसे दिखाते हैं सिंबल के रूप में, इस अवक्षेप को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। तो जो यदि दो घुलनशील में एक घोल को यदि आपस में मिलाते हैं, उसमें एक अघुलनशील उत्पाद बन जाए, वह अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं अवक्षेपण। अब जो है, अब अगला क्लास में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताएंगे। रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में व्याख्या करेंगे। तब तक आप सारण गुरु को वॉच करते रहिए, अपने सुझाव हमें कमेंट के रूप में दें और अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।